हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक आवश्यक सूचना दे दूं कि बिहार बोर्ड ने 10th का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है। तो अब आप लोगों के आसपास में जो भी बच्चे 10th का एग्ज़ाम पास किए हों या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चे 10th का एग्ज़ाम पास किए हों, उन लोगों तक एक आवश्यक सूचना पहुंचा देंगे कि हम लोग 11th का न्यू बैच 28 मई, यही जो नेक्स्ट 28 आ रहा है, 28 मई से हम लोग 11th का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्सडे है, उस दिन से हम लोग 11th के न्यू बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में और अपने आसपास में जो भी बच्चे 10th पास किए हैं उनको देंगे। उनका क्लास हम लोग यूट्यूब लेक्चर के थ्रू लेंगे और उनका जो भी डिस्कशन होगा और जो भी स्टडी मटेरियल या फिर डीपीपी का डिस्कशन होगा वो जूम ऐप के थ्रू करेंगे। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह इन्फॉर्मेशन आप हर एक बच्चे तक पहुँचाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे और आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो याद होगा बच्चों, जो हम लोग का लास्ट लेक्चर चला था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम को देखा था। आज के इस लेक्चर में भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड एग्जांपल को ही देखने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, बहुत बेहतरीन एग्जांपल कराने वाला हूं, आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ध्यान देना है बच्चों। आज हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन को पहले लिया है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने का मतलब क्या, एक ऐसा सिस्टम जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट, साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये प्लस लिया हमने, तो ये क्या लेना होगा, बोल माइनस लेना होगा। ये प्लस और ये माइनस, ये एक सिस्टम है जो क्या है, डाइपोल है। अब यहाँ पर इस दोनों चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेगा उसको फिगर में दर्शाया गया है। ये इस तरह से दर्शाया गया है। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दर्शाया गया है। ये अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे एक पी पॉइंट को दिया गया है। ये डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पी पॉइंट को दिया गया है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीर, इंग्लिश में एरो बोलेंगे, एरो P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा को व्यक्त करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा को व्यक्त करेगा। इस तरह से कुछ एरो को दिया गया है। ये अपना फर्स्ट एरो है, ये इस तरह से सेकेंड एरो है, थर्ड ये एरो दिया गया है और फोर्थ में ये एरो। इस तरह से एरो को दिया गया है, कुछ ऑप्शन को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे माइंड में ये थ्योरी आना चाहिए कि कोई भी पॉइंट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डायरेक्शन को फाइंड कर रहे हो तो वहां पे क्या करते हैं, टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। यानी जिस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे।
जैसे ही हम लोग टेंजेंट को ड्रा करेंगे पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में पी पॉइंट दिया गया है, इस पी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। आप कहोगे सर जी इस पॉइंट पे तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। तो आप यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो, तो अगर ये यहाँ पे पॉइंट लेते हो और टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट किस डायरेक्शन में जाएगा, ये डायरेक्शन होगा किसका, टेंजेंट का ये। अब इस फिगर ऑप्शन से मैच करो, क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं। क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं। क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं। तो कौन बचा बोलना, सर जी सी। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, सी। यानी इस पी पॉइंट पर के इलेक्ट्रिक फील्ड को ये एरो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा समझने में। हम अब अगले एग्जांपल को ले रहे हैं। हाँ, चलो देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अब यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल को दिया गया है, एक ये अपना Q1 है और ये सेकंड क्या है, Q2 है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, Q1 से उत्पन्न हो रहा है और Q2 पर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इस तरह से ये, फिर ये इस फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q1 से स्टार्ट हो रहा है और Q2 पर जाकर के एंड हो रहा है। ये फील्ड लाइंस जो Q2 पर एंड नहीं हो रहा है उसको भी रिप्रेजेंट किया गया है, ये इस तरह से। अब ये दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा उसको इस फिगर में दिखाया गया है। अब हम लोगों को यहाँ पे तीन प्रॉब्लम दिया गया है इस फिगर के बेसिस पे। पहला कहा जा रहा है कि Q1 तथा Q2 का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात, रेशियो, अनुपात ज्ञात करें। फिर सेकंड कहा जा रहा है कि यदि Q2 का परिमाण 35 नैनोकूलम हो तो Q1 का परिमाण ज्ञात करें। Q1 का परिमाण ज्ञात करें। थर्ड क्वेश्चन कहा जा रहा है Q1 तथा Q2 का चिन्ह क्या होगा, चिन्ह, साइन, चिन्ह क्या होगा। तो एक बार और हम लोग को अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 के कारण बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दर्शाया गया है। अब इस फिगर के आधार पे हम लोगों को कहा जा रहा है कि Q1 तथा Q2 का अनुपात बताना है। फिर कहा जा रहा है क्या कि यदि Q2 का परिमाण 35 नैनोकूलम है तो Q1 का परिमाण ज्ञात करें। यानी इसका परिमाण दिया हुआ है और इसका परिमाण क्या कहा जा रहा है, निकालने के लिए कहा जा रहा है। और फिर थर्ड क्वेश्चन है जहां पे हम लोग को यह बताना है कि Q1 और Q2 का चिन्ह क्या होगा, साइन क्या होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। इससे पहले इधर वाले को आप लोग अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं। हाँ, तो बात करते हैं हम लोग
क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का, जहां पे हम लोग को ये कहा जा रहा है कि Q1 और Q2 के रेशियो को फाइंड करना है। तो याद होगा बच्चों, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे तो हम लोग को एक थ्योरी बताया गया था जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल से उत्पन्न होने वाला कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। यानी किसी भी चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उत्पन्न होगा वह आवेश के परिमाण के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी आवेश का परिमाण जितना ज्यादा होगा उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी संख्या क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। और वहां से हम लोगों ने एक रिलेशन को भी लाया था, रिलेशन था Q1 बट्टे Q2 बराबर N1 बट्टे N2। तो चलो हम लोग उसी रिलेशन का यूज करते हैं जहां पे हम लोग को सर जी बताए थे कि Q1 बट्टे Q2 बराबर क्या होता है, N1 बट्टे N2 होता है। अब यहाँ पे इसको हम लोग को फाइंड करना है, इसका वैल्यू यहाँ पे इस फिगर से देंगे। तो क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, Q1 बाय Q2 बराबर N1। N1 यहाँ पर क्या है, चार्ज Q1 के द्वारा उत्पन्न होने वाला कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं। N2 यहाँ पर क्या है, चार्ज Q2 के द्वारा उत्पन्न होने वाला या इस पर आने वाला विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो यहाँ पे हम लोग N1 के लिए इस फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी Q1 कितने फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो जवाब है कितना बोल, 12 बाय Q2 1 2 3 4 5 6 7। तो Q2 पर कितना फील्ड लाइंस है, 7 फील्ड लाइंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, 7। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोल समझ में आया कि नहीं आया, बोलना हाँ, अरे बोलना हाँ। यहाँ पर Q1 बाय क्या निकालना था, Q2 निकालना था। तो Q1 बाय Q2 बराबर क्या होता है, N1 बाय N2। N1 का वैल्यू कितना था, 12। हम लोगों ने फील्ड लाइंस को गिना, कितना था 12, और N2 कितना था 7। तो इसका रेशियो ही क्या हो जाएगा, 12 बाय 7। चलो अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, जहां पे ये कहा जा रहा है कि Q2 इक्वल टू कितना है, 35 नैनो कूलम है। तो Q1 के वैल्यू को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी रिलेशन का यूज करेंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ पे बोल लिखेंगे Q1 बट्टे Q2 बराबर N1 बट्टे N2। क्या है, Q1 को फाइंड करना है, Q2 का वैल्यू 35 नैनो कूलम बराबर N1 कितना है 12, N2 कितना है 7। बोल ये दोनों तुमसे देखा जाएगा, अरे बोलना देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, क्या कर दोगे, ओहो कितने बार में सर जी, 5 बार में। अब यहाँ से 12 पंचे बोलना कितना, 60। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, Q1 बराबर 60 नैनो कूलम। तो यहाँ पे Q1 का वैल्यू आ गया, कितना आ गया बोल, 60 नैनो कूलम। तो एक बार और हम इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 35 नैनो कूलम। तो कहा जा रहा है Q1 का वैल्यू फाइंड करें। तो Q1 बाय Q2 बराबर क्या होगा, N1 बाय N2। Q1 Q2 का वैल्यू पुट किए बराबर N1 का वैल्यू पुट किए और N2 का वैल्यू पुट किए, 7 बचे 35, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q1 बराबर कितना आ जाएगा, 60 न्यूटन पर कूलम। एक और पोर्शन था इस क्वेश्चन का सी, जहां पे हम लोगों को चार्ज पार्टिकल का साइन बताना था। तो याद होगा बच्चों, हम लोग को पहले ही बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस चार्ज से उत्पन्न होता है और माइनस चार्ज पे आके क्या होता है, समाप्त होता है। तो इस फिगर में गौर से देखोगे तो हम लोग ये देख रहे हैं कि Q1 से क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, और Q2 पर क्या हो रहा है, बोल खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। यानी ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, निगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये पॉजिटिव है और ये वाला क्या है, निगेटिव
नेगेटिव बोल समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? अरे आया कि नहीं आया? आया। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल को हम लोग ले रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का ये इस तरह से किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाया गया है। किसी फ्री स्पेस में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाया गया है। अब यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है ए, दूसरा पॉइंट यहां पर कोई दिया हुआ है बी, तीसरा पॉइंट यहां पर कोई दिया हुआ है सी। अब यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिए गए फिगर में पॉइंट ए कॉमा बी तथा सी पर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रमशः ई ए कॉमा ई बी तथा इसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परिमाण को बढ़ते क्रम में लिखें। एक बार ये क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में देखा जा चुका है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी फ्री स्पेस है जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे हम लोगों को 3 पॉइंट दे रखा है। एक ये अपना ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये क्या है बोल सी पॉइंट है। अब कहा जा रहा है क्या कि पॉइंट ए बी सी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लिखा गया है ई ए यानी पॉइंट ए पर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बी यानी पॉइंट बी पर का इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आगे कहा गया है ई सी यानी सी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के परिमाण को, जो मैग्नीट्यूड होगा इसका मैग्नीट्यूड को बढ़ते क्रम में लिखें। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इस फिगर में क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो याद होगा बच्चों ये बताया गया था हम लोग को कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके 1/r के स्क्वायर के। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, फिर यहाँ का डिस्टेंस है और यहाँ का डिस्टेंस क्या है कम है। यानी जहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा कम होगा। इसके बेसिस पे हम लोग क्या कहेंगे ये का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, फिर किसका मैग्नीट्यूड EB का मैग्नीट्यूड, फिर किसका मैग्नीट्यूड EC का मैग्नीट्यूड। यानी हम लोग ये कह सकते हैं डायरेक्ट इसके आंसर को लिखेंगे। हम लोग का आंसर क्या आएगा बोलना EC ग्रेटर देन कौन आ जाएगा बोल EB, इससे बड़ा कौन EA। यानी A का मैग्नीट्यूड क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका मैग्नीट्यूड होगा B का मैग्नीट्यूड और फिर किसका सबसे कम किसका होगा C पॉइंट का मैग्नीट्यूड। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो पहले भी जेईई के एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलो हम लोग फिर अगले क्वेश्चन को लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एक कंडक्टर को दिया गया है, यहाँ पे एक कंडक्टर को दिया गया है, इससे पास करने वाले फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया गया है अलग अलग तरह से। पहला है ये सेकंड ये है, थर्ड ये हो गया, थर्ड में ये दिखाया गया है ये, और फोर्थ दिखाया गया है ये, और ये इसका सेंटर है। ये भी क्वेश्चन एक बार जेईई के एग्जाम में देखा जा चुका है। हाँ, ध्यान देना है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ है। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित फील्ड लाइंस में से कौन सा फील्ड लाइंस करेक्ट है इस कंडक्टर के लिए। कहा जा रहा है दिए गए फिगर में कंडक्टर गोला से गुजरने वाले फील्ड लाइंस के लिए सत्य है। यहां पर इस गोला से गुजरने वाला जो फील्ड लाइंस है उसके लिए 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या फिर 4 सही है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? तो हम लोग को एक प्रॉपर्टी याद करना होगा फील्ड लाइंस का, जहां पर हम लोगों को यह बताया गया था कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर पर 90 डिग्री के एंगल पे आता है और 90 डिग्री के एंगल पे ही वहां से क्या होता है, निकलता भी है। यानी कंडक्टर के सरफेस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर कोई कहेगा सर जी फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे, हाँ ये वाला फील्ड लाइंस थोड़ा गड़बड़ है, ये इस तरह से दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये इस तरह से बीच में एब्सेंट है, ये है और ये है इसका फील्ड लाइंस। तो ये कभी भी नहीं होगा कि फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, ये इस तरह का पाथ बनाएगा और उसके बाद निकलेगा, तो फर्स्ट तो हमारा होगा नहीं। फिर अगर हम सेकेंड को देखेंगे तो सेकेंड यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और जब ये निकल रहा है तो यहाँ पर भी क्या है, इसका एंगल थीटा है, थीटा 1 कर देते हैं, और ये क्या है, थीटा 2 है। यहाँ पर भी 90 डिग्री नहीं है। फिर कोई कहेगा सर थर्ड, तो थर्ड वाले में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली दिखाया गया है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब जब ये तीनों नहीं होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि कौन होगा, 4 होगा। अब 4 क्यों होगा, तो देखो यहाँ पर ये कितने के एंगल पे आ रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे आ रहा है। अगर ये सेंटर से लाइन पास कर रहा है तो ऑब्वियस है कि ये यहाँ पे इसके सरफेस पे कितना का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। फिर अब ये जब यहाँ पे निकल रहा है तो निकलते टाइम भी ये क्या है, सेंटर से ही पास कर रहा है, यानी यहाँ पे कितना का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाता, बोलना 4। ये 4 वाला जो है
ये क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फील्ड लाइन से जनरली इसी तरह का क्वेश्चन किया जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, आप लोग भी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसी के आधार पे आप लोगों को एक डीपीपी दिया जाएगा आज, जिसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करोगे। आज का यह लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे। चलो, जितने लोगों ने आज का क्लास अटेंड किया हो उन लोगों को धन्यवाद।